राधे राधे प्रिय दर्शकों। किचन से बहू कटोरा लेकर आती है और अपने बूढ़े ससुर और कुमारी 20-22 साल की ननद के हाथों में पकड़ाते हुए कहती है, लो तुम दोनों यह कटोरा पकड़ो और रोड के किनारे जाकर बैठ जाओ। तुम दोनों को दिन भर में इतना तो मिल ही जाएगा कि बाप बेटी अपना पेट भर लेना। मैंने यह घर बेच दिया है और शहर में एक दूसरा मकान ले लिया है। यह कहानी एक बूढ़े लाचार पिता और जवान बेटी की है। इसे शुरू से सुनने के लिए हमें शुरू में जाना पड़ेगा, जब शिवनाथ जी एक स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। गांव के स्कूल में वह पढ़ाते थे। वहीं गांव में उनका अपना खुद का मकान था। उनकी पत्नी एक सामाजिक और संस्कारी औरत थी। भगवान की कृपा से शादी के 2 साल बाद बेटे का जन्म हुआ। बड़ी धूमधाम से बेटे के जन्म में ब्राह्मण भोजन, समाज के लोगों को बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेटे का नाम उमेश रखा गया। जब उमेश 3 साल का हुआ तो उसे एक छोटी सी बहन भी आ गई, जिसका नाम रिंकी था। शिवनाथ जी और उनकी पत्नी उमेश और रिंकी का बहुत ध्यान रखते। अपने दोनों बच्चों को देखते तो वह दुनिया के सबसे सुखी इंसान अपने को समझते थे। उमेश और रिंकी की शिक्षा दीक्षा दोनों की साथ साथ शुरू हो गई। दोनों भाई बहन में भी बहुत प्यार था। यह देखकर शिवनाथ जी बहुत खुश हुआ करते थे। एक दिन शिवनाथ जी की पत्नी अपने दोनों बच्चों को घर में छोड़कर पानी भरने के लिए कुएं में चली जाती हैं। अचानक से उनका पैर फिसलता है और वह कुएं में गिरकर डूब जाती हैं। लोग बहुत दौड़ कर आते हैं, उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें कुएं से निकाला जाता है, तो वह इस दुनिया से जा चुकी होती हैं। दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे। उमेश सिर्फ 10 साल का हुआ था, वहीं रिंकी 7 साल की। दोनों बच्चे रोते बिलख थे, तड़पते रहे। मानो तो शिवनाथ जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर उन्हें आगे बढ़ाने की, पढ़ाने लिखाने की पूरी कोशिश करते रहे। वह स्कूल अपनी ड्यूटी करने भी जाते और अपने दोनों बच्चों को भी पूरा समय देते। उन्हें स्कूल लेने छोड़ने जाना, उनके लिए किचन का काम करना, घर के सारे काम करना, शिवनाथ जी बाखूबी जिम्मेदारी निभा रहे थे। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए तो अब थोड़ी सी जिम्मेदारियों का भी हाथ बटाने लगे थे। अब रिंकी कॉलेज में थी और उमेश की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। उमेश ने अब नौकरी ढूंढकर कर लिया था। रिंकी ने किचन का काम संभाल लिया था। उमेश की शादी भी शहर में फिट हो गई थी। रिंकी आज बहुत खुश थी कि कुछ ही दिनों के बाद उसके भाई की शादी हो जाएगी। भाभी घर पर आएगी। माँ के जाने के बाद जब भाभी घर पे आएगी तो वह मुझे बहुत प्यार करेगी। माँ के प्यार को तरसती हुई बेटी भाभी को कभी सोचती कि वह मुझे माँ जैसे प्यार देगी, तो कभी सोचती भाभी को मैं अपनी सहेली बनाऊंगी, अपने भाभी के साथ खूब हंसूंगी, खूब बातें करूंगी। और फिर यह घर तो भाभी का है, घर के सारे काम भी मैं भाभी को सौंप दूंगी। कई तरह के सपने लिए रिंकी अपने भाई की शादी के बारे में सोचती रही। एक दिन उसने अपने पापा से कह दिया, पापा, आखिर मेरे भैया की शादी है तो मुझे ऐसा लहंगा चाहिए कि सब मेरी तरफ ही देखें। अरे मुझे वहां लगना चाहिए कि मैं दूल्हे की इकलौती बहन हूँ। हाँ बिटिया, तुम ले लेना लहंगा। कितना पैसा चाहिए तुमको? पापा, मैं तो 5,000 रुपए लूंगी और इससे कम नहीं। भैया की शादी में मैं अकेले की 5,000 की शॉपिंग करूंगी। शिवनाथ जी हंसते हुए अपनी बेटी को 5,000 रुपए दे देते हैं। रिंकी बहुत खुश थी। अपने मनपसंद का लहंगा और शादी में जाने के लिए बाकी की चीजें वह खरीद कर लाती है। वह दिन भी आ गया जब वह अपने भैया के बारात में सज धज कर निकल पड़ी। भाभी के घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी भाभी बहुत सुंदर सी तैयार थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह भाभी के पास जाकर कहने लगी, भाभी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। वह अपनी भाभी की नजर उतारने के लिए उनके
कान के पीछे अपनी आँखों से काजल का टीका लगाने लगी, तभी उनकी मतलब रिंकी की भाभी ने रिंकी का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया और कहने लगी, "अरे तुम पागल लड़की हो क्या? मैं अभी ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आई हूँ और तुम मेरे मेकअप को खराब कर रही हो।" पहले तो रिंकी को बहुत बुरा लगा कि मेरी भाभी ने खुद को छूने से मुझे दूर कर दिया। फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरी भाभी मेकअप करवा कर आई है, ठीक ही तो बोल रही है, काजल लगा दूंगी। कहीं इधर-उधर काजल फैल गया तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। फिर वह अपने भैया की शादी को एंजॉय करती रही। जब दूसरे दिन सुबह विदाई होकर रिंकी की भाभी स्वाति अपने ससुराल आ जाती है। माँ घर पे नहीं थी, इसीलिए बाकी के रस्मों की जिम्मेदारी रिंकी और उसके पिताजी पर थी। रिंकी ने माँ की जगह सारे रस्मों रिवाजों को निभाने की कोशिश की। उन रस्मों को देखते हुए स्वाति कहती है, अरे कितनी रस्में हैं, चलो छोड़ो, मैं तो इस घर में बोर हो चुकी हूँ। गांव में कितनी गर्मी, कितनी धूप और कितनी धूल मिट्टी भरी हवा है, मुझे थोड़ा आराम करना है। रिंकी ने कहा, भाभी, वैसे भी माँ होती तो सारी रस्मों में और भी चार चांद लग जाते। बस मैं तो रस्म निभा रही हूँ भाभी, जैसा बन रहा है वैसे मेरी रस्मों को स्वीकार कर लो। मुंह बनाकर स्वाति अपने आप को रोके रही और अपनी ननद द्वारा किए हुए रस्मों पर चुपचाप इधर-उधर करती रही। जल्दी ही रिंकी ने सारी रस्मों को खत्म किया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे किसी खुली जगह में लेकर चलो। तो रिंकी अपनी भाभी स्वाति को छत के ऊपर लेकर गई। उसने छत पर जाकर देखा तो गांव में कच्चे और छोटे-छोटे मकान बने हुए थे। बस शिवनाथ जी का ही एक मकान था जो पक्का बना हुआ था, जिसमें छत थी, लेकिन बाकी के और लोगों के छपरायल थे। कोई एक आध दो थे जो सरकारी नौकरी वाले थे, उनका दूर-दूर छत वाला मकान दिखाई देता था। यह देखकर स्वाति कहती है, मेरी भी क्या किस्मत फूटी थी, कैसे गांव में आ गई हूँ। रिंकी कहती है, भाभी ऐसा मत कहो, कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। भले ही ये गांव है, लेकिन हमारे गांव के लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार हैं। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। स्वाति बोला, अरे हमें इन देहातियों से क्या लेना देना? कौन सा हमें इनके दुख में जाना है या अपने दुख में बुलाना है? हम शहर वाले ये सब पंचायत नहीं रखते। रिंकी ने सोचा, भाभी शहर की है, धीरे धीरे समझ जाएगी, मैं ही चुप रहूं। फिर स्वाति पूछने लगी, तुम्हारे घर में एसी नहीं है और मुझे बिना एसी नींद नहीं आती, अब मैं इस घर में कैसे रहूंगी? रिंकी ने बताया, भाभी हमारे गांव में किसी के घर एसी नहीं है, किसी किसी के घर तो एक आध पंखे भी होंगे। हमारे घर तो सारे कमरों में पंखा लगा हुआ है। कोई ऐसा ही गांव में है जिसके यहाँ कूलर है। अब तुम आ गई हो ना भाभी, तो हमारे घर भी कूलर आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन तुम ऐसे ही निकाल दो। देखो, शाम होते ही बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, तो हम ठंडी हवा खाने छत पर आ जाया करेंगे। बस दोपहर में ही थोड़ा गांव में गर्मी और गर्म हवा ज्यादा लगती है। स्वाति मुंह बनाते हुए बोली, तो दोपहर में हम गर्मी में जलते भुनते रहेंगे। और फिर तुम क्या चाहती हो कि शाम को छत पर हवा लेने आए, शाम को छत में ठंडी हवा में सोने आए? यह तो मुझसे नहीं होगा। वह चुपचाप नीचे उतरकर अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे रिंकी भी आई, लेकिन स्वाति अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रिंकी बाहर खड़ी देखती ही रह गई। फिर वह सोची कि शायद भाभी को आराम करने का मन हो, इसीलिए वह किचन में चली गई। शाम को खाने की तैयारी करने लगी। उसने सोचा था कि जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो भाभी भी आकर खाना बनाने में अब मेरी मदद करेगी, क्योंकि अब वह इस घर की बहू है और उसका फर्ज बनता है। लेकिन वह भाभी का इंतजार करते करते पूरा खाना बना डाली और भाभी
अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। रिंकी ने सोचा शायद सो गई होगी, अभी-अभी शादी हुई है, दूसरे दिन तो जरूर भाभी आएगी। लेकिन वह दूसरे दिन भी किचन में नहीं आई। उसने दूसरे दिन ही उमेश से बोला, उमेश, तुम्हारे घर में एसी नहीं है और यहाँ देखो कितनी गर्मी है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे घर पे मेरे कमरे में एसी लगा था। मुझे एसी की आदत है। तुम मेरे लिए एसी लाकर मेरे कमरे में लगवा दो। दोनों पति पत्नी में बातें हो ही रही थी कि रिंकी भी पहुंच जाती है। रिंकी बोल पड़ती है, भाभी, अभी अभी तो शादी हुई है आपकी। पापा ने आप दोनों की शादी में बहुत खर्च कर दिया है। पापा से बात करो तो कूलर लाके देंगे, लेकिन भाभी एसी कितना महंगा आता है और फिर एसी का लाइट बिल भी बहुत आता है, यह मैंने सुना है। तो हमारे घर में एसी आना तो मुश्किल है। स्वाति ननद की बात सुनकर अपने पति उमेश की तरफ मुंह बनाकर देखने लगी। उमेश समझ गया था कि स्वाति को अपनी ननद की बातों पर गुस्सा आ रहा, तो उसने कहा, रिंकी, तू कितना बोलती है, क्यों नहीं आ सकती हमारे घर में एसी? अरे बिल आएगा तो मैं हूं ना बिल भरने के लिए। तेरी भाभी की आदत है एसी में सोने की, तो हम तेरी भाभी के लिए एसी लाकर जरूर देंगे। स्वाति के चेहरे पर तो खुशी झलक पड़ी थी, वहीं रिंकी का अपमान होता हुआ नजर आया। रिंकी ने बोला, भैया पैसे कहाँ से लाओगे? कल तक तो तुम और पापा दोनों हिसाब कर रहे थे, इतने पैसे खर्च हो गए हैं, इतने कर्ज हो गए हैं, और आज? अरे तुम बस करो ना, मैं कहीं न कहीं से व्यवस्था करके तुम्हारे भाभी के लिए एसी लेकर आऊंगा। रिंकी अब क्या करती? भैया भाभी की बात थी, वह चुपचाप अपने कामों में नीचे आकर लग गई। दूसरे ही दिन उमेश कहीं से कर्ज लेकर आया और अपने कमरे में एसी लगवा दिया। अब एसी लगने के बाद स्वाति छत पर भी नहीं जाती थी बाहर की हवा खाने, और ना ही वह किचन में काम करने आती थी। आज स्वाति और उमेश की शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक अच्छे से स्वाति ने किचन को भी नहीं देखा था कि कौन सी चीजें कहाँ रखी है। जब रिंकी खाना बना देती तो स्वाति अपने और अपने पति के लिए खाना लेकर अपने एसी वाले कमरे में जाकर दोनों साथ में बैठकर खाती। यह सारा दृश्य शिवनाथ जी 3 महीने तक देखते रहे, लेकिन जब स्वाति हद पार करने लगे, एक दिन उमेश ऑफिस में ही था। शाम को 5 बजे स्वाति सोकर उठी, कमरे से ही आवाज देने लगी, रिंकी, मेरे लिए चाय बनाकर तो लाना। अरे सुनती है कि नहीं? इस तरह से बिना माँ की बेटी रिंकी को घर का नौकर बना दिया था भाभी ने। यह बात शिवनाथ जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने देखा कि मेरी बहू किस तरह से बेटी के साथ व्यवहार करती है। उन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं बहू और बेटी में कोई फर्क करूंगा, लेकिन आज उन्हें बोलना पड़ा। उन्होंने रिंकी को मना कर दिया कि तू चाय बनाकर भाभी के कमरे में लेकर नहीं जाएगी। फिर जब कुछ देर तक रिंकी नहीं गई, तो स्वाति बाहर आते हुए कहने लगी, मैंने तुझसे एक कप चाय मांगा तो तू मेरे कमरे में चाय लेकर नहीं आई, यहाँ बैठकर आराम से टीवी देख रही है। तब शिवनाथ जी बोल पड़े, बहू, तू अब इस घर की बहू है, तेरा फर्ज बनता है तू घर का चूल्हा चौका और घर की जिम्मेदारियों को संभाल ले। रिंकी आखिर कब तक इस घर में रहेगी? मैंने रिंकी के लिए भी एक लड़का ढूंढ लिया है, बहुत ही जल्द वह इस घर से चली जाएगी। फिर तो तुझे ही करना पड़ेगा, और तुम बिन माँ की बेटी को इस तरह से नौकरानी बनाकर रखी हो, यह बात अच्छी नहीं है बहू। तू अब इस घर की बहू है, यह घर तेरा है, तुझे खुद अपने काम करने चाहिए। इतनी बात सुननी थी कि स्वाति गुस्से से चिल्लाने लगी, क्या क्या मैं इस घर की नौकरानी बन जाऊं? अरे कौन सा काम कर लेती है तुम्हारी बेटी? मैंने एक कप चाय ही तो मांग दिया था। और क्या क्या चाहते हो कि मैं गर्मी में तुम सबके लिए खाना बनाऊं और तुम लोगों को आराम से खिलाऊं, चूल्हा चौका करूं, घर की जिम्मेदारियां उठाऊं?
मैं शहर की पढ़ी-लिखी लड़की हूँ। मैं कोई गाँव की गँवार नहीं हूँ और ना ही ये सब मैं करूँगी। आने दो आज उमेश को। मैं उनसे बोल देती हूँ कि वह मुझे मेरे मायके छोड़ दें। वह पैर पटकती हुई अपने एसी वाले रूम में चली गई। शाम को जब उमेश आया, अपने कमरे में गया तो उसने देखा स्वाति का मूड खराब था। उसने पूछ दिया, क्या हुआ डार्लिंग? आज तो तुमने अपने बाल बिखराए हुए मुंह बनाकर क्यों लेटी हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? स्वाति उठकर कहने लगी, उमेश अब इस घर में बहुत हो गया। मैं तुमसे कुछ कहती नहीं थी इसीलिए। तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन मेरे ऊपर इतना धौंस जमाते हैं, मुझे इस घर की नौकरानी समझकर रखे हैं। अरे इस घर में सास नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो क्या सब मनमानी करेंगे? मैंने तुम्हारी बहन को थोड़ी-सी चाय बनाने को क्या बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी मुझे कितना डाँटे, कितनी बातें सुनाए। मेरा दोपहर में थोड़ा सिर दुख रहा था, इसीलिए तो मैंने बोला, वरना वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद मैं घर के सारे काम खुद ही पूरा दिन करती रहती हूँ। अब ननद अपनी है, तो क्या एक गिलास पानी मैं उससे नहीं माँग सकती? एक कप चाय बनाने को नहीं बोल सकती? अगर ऐसा ही है, तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन मुझे इतना पराया समझते हैं, तो तुम मुझे मेरे मायके छोड़ दो। और यदि तुम मुझे रखना ही चाहते हो, तो जहाँ तुम्हारा ऑफिस है, तुम शहर में वहीं मेरे लिए एक मकान देखकर ले लो। वैसे भी मेरा इस गांव में दम घुटता है। इस घर में मैं अब नहीं रह पाऊंगी। उमेश अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तो अपनी पत्नी का गुलाम, उसकी खूबसूरती देखकर उसका दीवाना था। उसे अपने पिता और अपनी बहन दोनों ही शादी के बाद से बुरे नजर आने लगे थे। वो बहन जो अपने भाई की शादी के कितने उम्मीदें लगाकर रखी थी, अपनी भाभी में अपनी सहेली ढूंढ रही थी, वही बहन अब दुश्मन सी लगने लगी थी। नीचे आकर उमेश जोर से चिल्लाते हुए बोला, रिंकी इधर आ। तेरी भाभी ने तुझसे एक कप चाय क्या मांगा कि तूने अपनी भाभी से जबान लड़ाना शुरू कर दिया? भाभी के साथ तूने झगड़ा कर लिया। वह डरी सहमी सी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। भैया कितना झूठ बोलते हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बस पापा ने थोड़ा सा समझाया कि बहू तुम भी रिंकी के साथ किचन में मदद कर दिया करो। आखिर रिंकी कितने दिन इस घर में रहेगी? यही शब्द तो पापा ने भाभी से कहा। उमेश कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने कह दिया, तो तुम किचन का काम कर लेती हो, तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती है? इससे पहले भी तो तुम ही घर के काम किया करती थी। क्या अब तुम्हारी भाभी आ गई तो तुमसे घर का काम नहीं होता? वह खाती ही कितना है जो उसके पीछे तुम लोग पड़े रहते हो। उमेश अपनी बहन और पिता को सुनाकर वापिस अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। स्वाति सारी बातें अपने फेवर में होता हुआ देख उमेश से कहने लगी, अरे तुम्हारी बहन का भाव क्यों ना बढ़े? तुमको पता भी है तुम्हारी बहन के नाम पर तुम्हारे पिताजी ने 20 लाख की एफडी करके रखा है। अच्छा बताओ, जब तुम्हारे पिताजी नौकरी से रिटायर हुए थे, फंड में जो पैसे मिला था, तुमको पता है वह पैसे उन्होंने कहाँ रखा? उमेश ने कहा, मैंने तो कभी यह पैसे के बारे में पूछा ही नहीं और न ही जानने की कोशिश की। स्वाति कहने लगी, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे पिताजी को बात करते हुए सुना है। वह रिंकी के मामा से फोन पर बात कर रहे थे कि लड़का सरकारी नौकरी पर है, लड़का भी मास्टर ही है और शादी में 20 लाख रुपए खर्च आएंगे। उन्होंने यह भी इधर से कहा कि पैसे की चिंता नहीं है, मैंने 20 लाख रुपए रिंकी के नाम पर एफडी करके रखा है। इतनी बात सुनकर उमेश का तो मानो गुस्सा और भी बढ़ गया। पिताजी ने रिंकी के नाम पर 20 लाख की एफडी करके रखा है और मुझे कानो कान खबर नहीं। यह पैसे तो मैं खर्च नहीं करने दूंगा, क्योंकि उन पैसों पर मेरा भी अधिकार है। वह कैसे सारा का सारा पैसा अपनी बेटी के ऊपर ही खर्च कर सकते हैं? उमेश कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि स्वाति ने उमेश को रोक दिया और बोला, देखो इस तरह से यदि तुम लड़ झगड़ कर
पैसे निकलवाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ एक पैसे नहीं आएगा। जो पैसे आज तक तुम्हें पता भी नहीं चला, वह लड़ाई झगड़ा करके तुम्हें कैसे मिलेगा? उसके लिए मेरे पास तरीका है। तुम इन पैसों को बड़े प्यार से निकलवाने की कोशिश करो। उमेश स्वाति की बात पर आ गया और वह सोचने लगा, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरे दिन वह जब कमरे से बाहर निकला, बिल्कुल शांत स्वभाव में अपने पिताजी के पास बैठकर कहने लगा, पापा, अब एक जिम्मेदारी और है, रिंकी की शादी। मैंने एक लड़का देख रखा है। वह स्वाति के मामा का बेटा है। लड़का कुछ करता तो नहीं है, लेकिन घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। यदि आप कहें तो स्वाति की शादी के लिए बात किया जाए और उन्हें देखने के लिए बुला लेते हैं। यह सुनकर शिवनाथ जी बोले, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बहू के मामा के बेटे को बुलाने की। मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखकर रखा है। लड़का सरकारी नौकरी वाला है। मैंने और रिंकी के मामा ने, हम दोनों ने बात कर लिया है। किसी दिन वह देखने के लिए आने वाले हैं। यह सुनकर फिर चालाकी दिखाते हुए उमेश ने कहा, पापा, अच्छी बात है। घर के झगड़े घर में ही रहे तो अच्छा है, लेकिन अब जैसे कि मैं बड़ा भाई हूँ और आपकी भी उम्र हो गई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपनी बहन की शादी में मैं पूरा सहयोग करूं। जो भी कमी होगी पापा, वह बताना। मेरे पास भी जो होगा मैं वह पूरी मदद करूंगा। आज इस तरह से शिवनाथ जी अपने बेटे के मुंह से इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर कुछ आश्चर्य सा महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैंने कल बहू को डांट लगाया और इतना सुनाया तो इस लड़के को समझ में आ गया होगा कि घर का मालिक मैं हूँ और मेरे घर पर अभी जवान बहन है। उसके लिए भी फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य बनता है। इसीलिए उन्होंने अपने दिल में अब खुशी महसूस की कि चलो अच्छा है, बड़ा बेटा अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। बेटा, पैसे की जरूरत तो कुछ खास नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन के नाम पर 20 लाख की एफडी करवा के रखा है। बस बाकी की तैयारी सब कुछ अच्छे से हो जाए तो फिर मैं भी अपने बच्चों से फ्री हो जाऊंगा। उमेश ने अब अपने पिता के मुंह से सुनकर बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि 20 लाख रुपए तो पापा के पास हैं। उसने बड़े प्यार से समझाते हुए बोला, पापा, कोई बात नहीं। यदि 20 लाख रुपए में भी कम पड़ते हैं तो मेरे पास भी कुछ पैसे जमा है। बैंक से निकाल कर मैं वह भी लगा दूंगा। आखिर मेरी इकलौती बहन जो है। अब शिवनाथ जी अपने बेटे के इस तरह व्यवहार से बहुत खुश हुए। कुछ समय बीता। एक दिन उमेश ने कहा, पापा, ये लो, मैंने अपने बैंक से पैसे निकाल कर दे दिया। वह अपने पिता के हाथों में कुछ नोटों की गड्डी पकड़ाते हुए उन्हें कहता है। शिवनाथ जी ने इस तरह से अपने बेटे की बातों पर बिल्कुल से आ गए और वह अपनी एफडी के जो पेपर थे निकाल कर उमेश के हाथ में दे दिए। बेटा, इतने पैसे से क्या होगा? यह ले एफडी वाला पेपर और जा एफडी भी तोड़वा दे। उमेश को इसी दिन का तो इंतजार था। वह रिंकी को लेकर गया और एफडी तोड़वा कर सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और फिर वह चोरी चोरी अपना देखा हुआ एक शहर में मकान लेने की तैयारी में लग गया। एक दिन वह एक एग्रीमेंट लेकर आया और कहने लगा, पापा, इसमें साइन कर दो। मैंने अपने बॉस से भी 3 लाख रुपए उधार ले लिया है। शादी का सवाल है, कहीं कम पड़ गए तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। लड़का सरकारी नौकरी वाला है, पता नहीं कितनी मांग कर बैठे। शिवनाथ जी बेटे की बात पर आकर पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर दिए। कभी वह बहुत अच्छे शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन आज अपने ही बच्चों के मोह माया ने उन्हें अंधा कर दिया था। लोग इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान किसी से नहीं हारता, वह अपनी औलाद से हार जाता है। यह कहावत तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अब साइन करने के कुछ ही दिनों के बाद घर में 4 लोग आते हैं और घर को अंदर बाहर से देखने लगते हैं। उनसे उमेश कह रहा था कि जल्दी ही हम मकान को खाली कर देंगे और आप लोग हमें
सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे दो। यह बातें जब रिंकी ने सुना तो वह बोल पड़ी, भैया, मकान खाली करने की बात क्या कर रहे हो? मकान क्यों खाली करोगे? वह चारों लोग कहने लगे, बहन, तुम लोगों को पता नहीं क्या? यह मकान तो बिक चुका है। हमने खरीद लिया है। मकान तो आप लोगों को खाली ही करना पड़ेगा। यह सुनकर रिंकी के पैरों तले से मानो जमीन ही सरक गई। वह जोर से चिल्लाई, पापा, बाहर आओ तो। बेटी की आवाज सुनकर शिवनाथ जी भी आ गए। उन चार लोगों को बातें करते हुए सुनकर वह हैरान रह गए। वह चारों यही कह रहे थे कि यह मकान अब बिक चुका है और इस मकान को खाली करने के लिए सिर्फ आप लोगों के पास 15 दिन है। शिवनाथ जी बोले, मकान किसने बेचा है? अरे यह मकान तो मेरे नाम पर है। मैंने अपना मकान नहीं बेचा, तो फिर आप लोगों ने खरीदा कैसे? उन चारों में से एक व्यक्ति ने पेपर दिखाने लगे जिसमें शिवनाथ जी की साइन थी। उस पेपर में साफ साफ लिखा था कि यह मकान मैं बेच रहा हूँ। उस एग्रीमेंट को देखकर मानो शिवनाथ जी की तो पैरों तले जमीन सरक गई। यह वही पेपर था जिसमें उमेश ने अपने बॉस से 3 लाख रुपए लेने की बात बताकर अपने पिता से साइन ले लिया था। वह उमेश की तरफ हाथ उठाने ही वाले थे कि उमेश ने अपने पिता का हाथ पकड़कर पीछे धक्का दे दिया और उन चारों लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा, आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। यह हमारे घर का मैटर है। आपका यह मकान आपको 15 दिनों के बाद खाली मिल जाएगा। वह चारों लोग तो वहां से चले गए, लेकिन अब उस घर में जो हो रहा था वह बिल्कुल ही बहुत दर्दनाक था। बहू भी बाहर आ गई और कहने लगी, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा बुड्ढे, यह घर बिक चुका है। वह एक कटोरा लेकर आई और अपने ससुर के हाथों में थमाते हुए कहती है कि यह दोनों कटोरा पकड़ो और यहाँ से जाकर कहीं रोड पर बैठो। तुम दोनों बाप बेटी रोड पर बैठकर भीख मांगना, इतना तो कमा ही लोगे शाम तक कि तुम दोनों बाप बेटी का आराम से पेट भर जाएगा। तुम्हारे जो 20 लाख की एफडी थी वह और इस घर को बेचकर मैंने शहर में एक नया मकान ले लिया है। अब तुम लोगों का यहाँ कुछ नहीं है। यह सुनकर शिवनाथ जी को चक्कर आ गया। वह जमीन पर अपने सीने में हाथ रखकर गिर गए। रिंकी रो रो कर अपने पापा को आवाज देती रही और पापा की आंखों में पानी का छींटा मारती रही। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए, लेकिन बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए थे। पड़ोसियों के साथ मिलकर रिंकी अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर गई। वहां पर जाकर उनको होश आया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। अब रिंकी अपने पापा को समझाने लगी थी, पापा, ज्यादा चिंता मत करो, जो भी होगा हम देख लेंगे। घर आकर रिंकी ने अपने भाभी से कहा, भाभी, तुमने जिस तरह से आज बूढ़े पिता को और एक बिन माँ की बेटी को बेघर किया है, देख लेना वह घर तुम्हें भी नहीं फलेगा। तुम सुकून से एक दिन भी अपने घर में नहीं रहोगी। यह बिन माँ की बेटी की बद्दुआ है। कुछ ही दिनों के बाद वह घर खाली करना पड़ा। बहू बेटे दोनों अपने नए मकान पर चले गए। आज स्वाति और उमेश को नए मकान में आए हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन स्वाति और उमेश एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के गेट के सामने बैठे हुए वॉचमैन से हाथ जोड़कर कह रहे थे, भैया, हमें अंदर आने दो। इसी बिल्डिंग में रिंकी मैडम रहती हैं। हमें उनसे मिलना है। वह हमें जानती हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं। यह बात सुनकर वॉचमैन ने फोन लगा दिया। उसने बताया, मैडम, बाहर एक महिला और एक पुरुष खड़े हुए हैं। वह अपना नाम स्वाति और उमेश बता रहे। कहते हैं कि रिंकी मैडम हमारे रिश्तेदार हैं। हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या उन्हें अंदर भेज दूं? उधर से आवाज आई, नहीं, उन्हें अंदर मत भेजना। धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दो। जब वह फोन पर बात कर रहे थे तो उमेश और स्वाति जबरदस्ती गेट के अंदर पहुंच गए।
वह लोग रिंकी के गेट के सामने जाकर गेट को धप-धप आवाज दे रहे थे। तभी अंदर बैठे हुए शिवनाथ जी गेट पर आ गए। उन्होंने देखा कि सामने उनका बेटा और उनकी बहू खड़ी थी। रिंकी भी गेट पर आ गई। उसने देखा कि मेरा मना करने के बाद भी वॉचमैन ने इन दोनों को अंदर कैसे आने दिया। उसने कहा, वॉचमैन, जब मैंने मना किया था तो तुमने इन दोनों को अंदर क्यों आने दिया? वॉचमैन कहने लगा, मैडम सॉरी, जब मैं आपसे बात कर रहा था तब यह दोनों जबरदस्ती गेट के अंदर आ गए। स्वाति और उमेश हाथ जोड़कर कहने लगे। स्वाति ने ही पहला शब्द बोला, रिंकी, माफ कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुमसे मदद मांगने आई हूँ। उमेश भी बोल बैठा, रिंकी अंदर आने को नहीं कहोगी? जैसा भी हूँ तुम्हारा भाई हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। भाई जैसा शब्द सुनकर शिवनाथ जी गुस्से से एक थप्पड़ उमेश के गले में लगा दिए और कहने लगे, यहाँ रिश्तेदारी जोड़ने आया है? अब हमारा कोई बेटा नहीं है और ना ही मेरी बेटी का कोई भाई। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। स्वाति आगे आकर कहती है, बाबूजी, इन्हें मत मारिए, बड़ी मुसीबत में हैं। हमने जैसा किया भगवान ने हमारे साथ वैसा किया। हमने आपके एफडी और घर बेचे हुए पैसों से जिस मकान को खरीदा था वह मकान बिल्डर के नाम पर ही था। बिल्डर ने किसी भाड़ोत्री को मतलब वह मकान किराए से दे रखा था। उसके पास तो सिर्फ किराए का एग्रीमेंट था। उसने उस एग्रीमेंट को झूठी साइन करके खुद को मालिक बताते हुए हमें वह मकान बेच दिया था और हमें नहीं, उस मकान को उसने और भी दो लोगों को बेचा था। जब उस मकान में हम लोग रहने चले गए, उस मकान का जो बाकी पेपर था, लाइट बिल और भी सब चीजें अपने नाम पर करवाने लगे तो पता चला कि यह जो हमें एग्रीमेंट बना कर दिया है यह गलत है। यह मकान अभी बिल्डर के नाम पर है और हमारे जाते ही उस मकान का एक और दूसरा मालिक भी आ गया। हम दोनों यही कहते रहे कि यह मकान मेरा है, यह मकान मेरा है। लेकिन जब बिल्डर आया तो उसने कह दिया कि यह मकान न तुम्हारा न तुम्हारा, यह मकान मेरा है। तुम दोनों ने किराएदार से मकान खरीदा है, जाओ किराएदार को ढूंढो। उसका तो यह खुद मकान नहीं था। हम दोनों कोर्ट में केस भी किए लेकिन हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं था। इसीलिए कोर्ट द्वारा उस मकान को बंद कर दिया गया और हम दोनों ही उस मकान को छोड़कर किराए पर आ गए। हमारे पास जितने भी पैसे थे हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा दिए। तुम्हारे भैया की एक किडनी खराब हो गई। तुम्हारे भैया दुख और टेंशन में नशे का सहारा ले लिए, जिसकी वजह से उनके किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ा। उनकी नौकरी छूट गई। मैंने अपने सारे जेवर और पैसे जो भी था इनकी दवाइयों में लगवा दिया, इनका ऑपरेशन करवा दिया। अब आज मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैंने अपने मायके से भी बहुत मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां भी अब मेरे बूढ़े माता पिता के पास कुछ नहीं था। उन लोग भी मेरी मदद नहीं कर पाए। जिस हॉस्पिटल में तुम्हारे भैया की दवा चल रही थी, उसी हॉस्पिटल में एक दिन मैंने तुम्हें ऑफिस में बैठे हुए देखा। तुम्हें देखते ही रह गई कि रिंकी यहाँ ऑफिस में क्या कर रही है, और वह भी इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर के पास। मैंने पूछा कि यह औरत कौन है, तो लोगों ने बताया कि वह बड़े डॉक्टर साहब की वाइफ है। मैं तुम्हारा पीछा की, तब मुझे जाकर पता चला कि तुम इस सोसाइटी में इतनी बड़ी, इतनी महंगी बिल्डिंग में रहती हो। जब रिंकी के भैया और भाभी मकान बेचकर उन्हें घर से निकालकर चले गए थे, तो रिंकी अपने पापा को लेकर एक कॉलोनी में पहुंच जाती है। उसी गांव में थोड़ा सिटी एरिया में था। वहां पर वह एक छोटा सा कमरा अपने पापा के साथ लेकर रहने लगती है। उसके पापा तो मास्टर ही थे। उन्होंने कहा, बेटी, अब मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर के खर्च चलाऊंगा। रिंकी बी ने कहा, पापा, मैंने भी तो कॉलेज किया है, मैं भी यहाँ पर पढ़ा लिखा कर घर के कामों में, घर के खर्च में मदद कर सकती हूँ। दोनों बाप बेटी अपने जीवन चलाने के लिए
बच्चों को पढ़ाने का ही सहारा लिया। शिवनाथ जी बच्चों को घर में ट्यूशन दिया करते थे और रिंकी वही कॉलोनी में एक स्कूल था उसमें पढ़ाने जाने लगी। वह प्राइवेट स्कूल था। उस स्कूल में डॉक्टर सागर हमेशा पैसे दान किया करते थे। डॉक्टर सागर का उस स्कूल में आना जाना था। उन्होंने रिंकी की सादगी और उसकी सुंदरता को उस स्कूल में पहली बार देखा। उसे देखते ही डॉक्टर सागर उसे पसंद कर लिए थे। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि यह लड़की बहुत गरीब है। अपने पिता के साथ इसी कॉलोनी में रहती है। यह एक मास्टर की बेटी है। अभी इसके पिताजी भी ट्यूशन पढ़ाते हैं। सारी जानकारी निकालने के बाद डॉक्टर सागर रिंकी के पिताजी से मिले और वह रिंकी का हाथ मांग लिए। शादी के बाद रिंकी अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर सागर के साथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आकर रहने लगी थी। स्वाति और उमेश बहुत भगाने के बाद भी वहां से नहीं भागे थे। शिवनाथ जी कमरे के अंदर गए और एक कटोरा लेकर आए और बहू के हाथ में थमाते हुए कहने लगी, लो यह कटोरा पकड़ो और हमारी बिल्डिंग के बाहर रोड के किनारे जाकर बैठ जाओ। देखने में भी हट्टे कट्टे और जवान हो, कोई न कोई तो भीख दे ही देगा। इतनी भीख तो तुम दोनों को मिल ही जाएगी कि शाम तक तुम दोनों पति पत्नी अपना पेट भर सको। जाओ यहाँ से। हाथ में कटोरा पकड़ते ही स्वाति को अपनी पुरानी बात याद आ गई कि उसने ऐसे ही अपने ससुर के हाथ में कटोरा पकड़ाया था। शिवनाथ जी वॉचमैन को जोर से आवाज देते हुए बोले, भाई इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो और ध्यान रखना अगली बार ऐसे ऐसे लोग हमारे दरवाजे पर नहीं आने चाहिए। आखिर तुम्हारे यहाँ रहने का क्या मतलब? कहीं से भी कोई भी लोग हमारे घर के अंदर घुस आए। वॉचमैन अपटाइट से दोनों को बाहर निकाल रहा था। दोनों अपना सा मुंह लेकर बिल्डिंग के गेट से बाहर आ चुके थे। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों जाने से पहले कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।